नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं के लिए नो एंट्री के पोस्टर लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने कहा है कि सबका है और देश किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये कदम धार्मिक सौहार्द और सभी नागरिकों के अधिकारों पर सवाल उठाता है। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति गंगा जल से स्नान कर लेगा। जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाता, वैसे अन्य धर्म के लोग गंगा जल से स्नान नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर ले तो पवित्र होकर सनातन धर्म में आना चाहता है तो उसे कोई विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है, और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और अगर वहां के धर्माचार्य गंगा सभा की अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूं, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। तो मसूरी में कांग्रेस ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि कृषि मंत्री के संरक्षण में किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। उन्होंने देहरादून के घड़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेले में नियमों को लेकर यहां पर दरकिनार कर पहले से तय निजी कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उद्घाटन से पहले ही कंपनी का पूरा सेटअप जो है वो लग जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि टेंडर प्रक्रिया केवल औपचारिकता होती है, जबकि किसान आज भी खुद बीज और दवाइयों के लिए परेशान है। डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग पेयजल योजना और शिवराज परियोजना ने भी बड़े पैमाने पर घोटाले का यहां पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठाया। यहां पर कृषि मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच करने और कृषि मेले से जुड़े सभी टेंडरों को सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में पूर्व शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने भी मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और यहां पर सड़क से सदन तक किया जाएगा। चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं। पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहे हैं कि मुद्दे क्या क्या हैं। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था, कृषि एग्रो मेला जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। जब आपका भांडा फूटता है, जब आपकी गड़बड़ियां होती हैं, आपने उसका टेंडर पता नहीं निकाला नहीं निकाला, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन उसके अलावा आपने रातों रात मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और अपने किसी निजी व्यक्ति को लाभ पाने के लिए, खुद भी लाभ लेने के लिए आपने उस मेले को, फिर जब आपने देखा कि बात खुलने लगी है, आपने पहले तो मेला ऑर्गेनाइज क्यों किया? बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सिस्टम के आप पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब आपने देखा कि आपका भांडा फूट गया, आपने रातों रात उस मेले को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और गायब कर दिया। बिल्कुल सही बात बोली हमारी बहन सोनिया आनंद रावत जी ने। एग्रो मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और या बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं, और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा।
उत्तरकाशी जनपद भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। माफ कीजिए। मंत्री गंगोरी क्षेत्र में आयोजित सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम समापन के बाद जब मंत्री और स्थानीय विधायक का काफिला वापस लौट रहा था, तभी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास पहले से मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर काफिले के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से टकराव के बाद माहौल में मौजूद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए किसी भी तरह के टकराव को रोकने के लिए यहां पर कहा और काफिले को सुरक्षित रवाना किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जब हमारा जो है आपदा ग्रस्त ये हमारा उत्तरकाशी का जिला है। आप बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आपदा में कितनी बार आपने गणेश जोशी जी को यहाँ पर देखा। हमारा विरोध इस बात पर है कि हमारी जनता जो है और जो चेक इन्होंने दिए वो भी फॉरफिट हुए हैं। जहाँ से लोन दिए, क्या इन्होंने सहायता की है लोगों की। देखो, जनता का सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों से। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप थो में आइए, मेले में आइए। व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, पंथ का विरोध है। आप जो है हमारे कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, किसानों के लिए बागवानी में इतनी जो यहाँ पर भयंकर आपदा आई, आपने कौन कौन से ठोस कदम उठाए और किन किन समस्याओं का निस्तारण किया, ये एक प्रश्न है। उद्यान मंत्री भी है और पीएम जो की सड़कें भी इनके पास है। इतनी बड़ी आपदा आई, इतने हमारे बगीचे में है, हम एक भी सड़कें पीएम जो की अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे इसलिए किया, ये गंगोरी डोरीताल मोटर मार्ग की स्थिति क्या है। हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा ये जन जन के सरकार जन जन का द्वार का अगर ये नारा लगा रहे तो हम इनको अपने द्वार में आमंत्रित करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी तानाशाही ये है, ये नहीं आना चाह रहे। हमने ये कहा था कि ज्यादा नहीं 200 मीटर आइए, लेकिन तब भी ये उतरने को तैयार नहीं है। सीधा सीधा इनकी तानाशाही है। इनकी तानाशाही जो है जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय पर इनको इस चीज का जवाब जरूर मिलेगा। तो उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में उबाल है। और आज हम जो गणेश जोशी जी का विरोध करने आए थे, वो इसलिए आए थे कि इतनी बड़ी आपदाएं इस क्षेत्र में आई है। पूरा उत्तरकाशी जनपद जो है पूरा आपदा से जूझ रहा है और न किसानों की कोई बात कर रहे हैं, न इन्होंने कोई राहत मतलब इस तरह से जो होना चाहिए, जिस तरह से आपदा के समय एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया। आज ये मेले ठेले में घूम रहे हैं। इनका काम जो है, जो काम इनका असली काम जनता की सेवा करना था, ये सब भूल चुके हैं। और आज ये माघ मेले में और अन्य मेलों में जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे, कहाँ थे अभी तक ये, जब इतनी बड़ी आपदा आई थी। एक भी, और सबसे बड़ा देखिए आप इस सरकार का निकम्मापन नकारापन देखिए कि एक भी प्रभारी मंत्री तक नहीं है इस उत्तरकाशी जनपद में। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को ये क्या समझते हैं। हल्द्वानी में नैनीताल जनपद के उन 188 मतदान बूथों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जहां प्री एसआई यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक 50% से कम रही है। इसको लेकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एसआईआर को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं उनको लेकर बीएलओ को यहाँ निर्देश दिए गए। और साथ ही आपको बता दें कि दौरान विभिन्न समस्याओं के अधिकारों को यहाँ पर जो है समान रखने की भी बात कही गई। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना और बीएलओ को जागरूक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कोई ऐसा बीएलओ भी सामने आए जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया को लेकर स्वयं कंफ्यूजन था, इस पर निर्वाचन अधिकारी ने गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर स्क्रीनिंग कार्य को पूरा करना अनिवार्य है ताकि मतदाता सूची की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के प्रमुख स्तर पर बड़े तबादले जो है वो देखने को मिले। वर्ष 2001 बैच के आर मीनाक्षी सुंदरम को यहां पर प्रमुख सचिव ऊर्जा और नियोजित सहित अन्य अतिरिक्त प्रभाव हटाकर उन्हें प्रमुख सचिव आवास, आयुक्त आवास और मुख्य प्रशासक उत्तराखंड और आपको बता दें नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आईएएस शैलेश बगोली की यहाँ पर जो है सचिव मुख्यालय, गृह कारागार और सूचना विभाग से मुक्त कर उन्हें सचिव पेयजल बनाया गया। वहीं आईएएस
सचिन कुर्के को यहाँ पर नागरिक उड्डयन विभाग से हटाकर सचिव चिकित्सा स्वयं और चिकित्सक शिक्षा और आयुक्त स्वास्थ्य नियुक्त जो है वो किया गया। इसके अलावा आपको बता दें सहकारिता, आयुष, खाद्य नियोजन, सैनिक कल्याण, राज्य संपत्ति, आपदा प्रबंधक और सचिवालय प्रशासन जैसे अन्य विभागों में भी यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राज्य सिविल सेवा यानी कि पीसीएस अधिकारियों के भी बड़े तबादले यहाँ पर किए गए। रुड़की क्षेत्र के गुरुकुल नारसन स्थित राजा महेंद्र प्रताप स्कूल में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने छात्र छात्राओं को जर्सी वितरित की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्हें यह एहसास हुआ है कि ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें ठंड के मौसम में गर्म कपड़े भी नसीब नहीं हो पाते हैं। इसी भावना के साथ उन्होंने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर जर्सी बांटी ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपने कार्यालय पर यहाँ पर पिरुपुरा और नरसिंह गांव के लोगों को आमंत्रित कर उनका धन्यवाद भी किया है और उन्हें सम्मानित किया। राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर में बसपा के मोंटी के आरएलडी में शामिल होने को लेकर भी कहा कि किस्मत को लेकर नहीं छीन सकता। अगर परमात्मा ने किसी की किस्मत में विधायक बनना लिखा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। उत्तराखंड में लोक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रीति रिवाज की शैली में पारंपरिक बाजारों का पुनर्निर्माण और विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटक विभाग ने कार्य शुरू कर दिए हैं। इस पहल को पर्यटन को बढ़ावा देने और आपको बता दें व्यापारिक की नई बढ़ाने के इतिहास के कदम में इसे देखा जा रहा है। राज्य के सभी 13 जिलों के पुराने बाजार यहाँ पर जो है हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित होंगे। आपको बता दें जहां दुकान एक रूप रंग रूप से सजाई जाएंगी और तिवाड़ी, डंडलिया जैसी पारंपरिक शैली को यहां पर जीवित रखा जाएगा। पर्यटक सचिव धीरज गब्रियाल ने बताया कि विकास कार्यों में भूमिगत बिजली लाइन, पेयजल, हाइड्रेशन और सेल्फी पॉइंट्स जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। अल्मोड़ा का पलटन बाजार और पटाल बाजार और नैनीताल का बड़ा बाजार पहले चरण में जो है विकसित किए जाएंगे। गढ़वाल क्षेत्र के बाजारों में गढ़वाल शैली और कुमाऊं क्षेत्र में बाजारों में कुमाऊनी शैली अपनाई जाएगी। इससे सैलानी न केवल पहाड़ी संस्कृति से परिचित होंगे बल्कि नए अनुभव का भी आनंद ले सकेंगे। चक्राता क्षेत्र के खरोड़ा गांव के गुलदार का कहर देखने को मिला। रात के अंधेरे में गुलदार ने डाकरा छानी पर हमला कर वहां बंदी एक दर्जन से अधिक बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब ग्रामीण छानी पर पहुंचे तो खून से सना मंजर जो है वो देखकर हड़कंप मच गया। इस दौरान आपको बता दें गुलदार खिगड़ी फांदार जंगल की ओर से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर यहां पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। गांव में दहशत का माहौल है जिसके चलते ग्रामीणों ने घरों में निकलकर बंद कर दिया। वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ा दी गई। वहीं पीड़ित परिवार ने मारे गए पशुओं के बदले मुआवजे की मांग की। तो सितारगंज में खटीमा से घर लौट रहे यहां पर आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कैलाशपुरी गांव निवासी ओम प्रकाश अपने बेटे त्रिलोक कुमार के साथ खटीमा से सितारगंज लौट रहे थे। आपको बता दें किच्चा हाईवे पर भगौरा गांव के पास एक रेस्टोरेंट के समीप पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उप जिला अस्पताल सितारगंज पहुंचाया है जहां डॉक्टर्स ने त्रिलोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश का प्राथमिक उपचार के बाद यहां पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि त्रिलोक कुमार आईटीबीपी में तैनात था और वर्तमान में लद्दाख में पोस्टेड था। वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था और अपने पिता के साथ खटीमा रिश्तेदार से मिलने गया हुआ था। त्रिलोक विवाहिता था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। जवान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। और खटीमा से कैलाशपुरी निवासी हमारे त्रिलोक कुमार जी आईटीबीपी की जो जवान हैं कुछ दिन पहले ही छुट्टी पे आए हुए थे और खटीमा से आज अपने पिता के साथ लौट रहे थे तो भगौरा गांव के समीप हाईवे पर डंपर के द्वारा टक्कर हुई है जिसमें
इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितार में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। त्रिलोक कुमार जी जो आईटीबीपी के जवान हैं, पिताजी घायल हैं, उनको हायर सेंटर रेफ़र किया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। और कैलाशपुरी के रहने वाले हैं, जिनकी बीबी और परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। स्थिति काफ़ी गंभीर थी। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। मैं प्रकृति से कामना करता हूं कि पीड़ित परिवार को दुख सहने की क्षमता और मृतक को शांति की कामना हम लोग करते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। पौड़ी जनपद के बाड़ा गांव में गुलदार की लगातार बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय पहुंचकर पौड़ी यहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए गुलदार को नष्ट करने के लिए प्राइवेट शूटर तैनात करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे अपना निवाला बना दिया था। इस दर्दनाक घटना के बाद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मौके पर प्राइवेट शूटर को तैनात किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुलदार आज भी गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। वन विभाग की कथित लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने आज वन विभाग कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध दर्ज किया। दिनांक 15 जनवरी को प्रातः बाड़ा गांव, जो कि पौड़ी के निकट पड़ता है, वहां पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति को तेंदुए द्वारा मार दिया गया था प्रातः में। और उसके पश्चात उच्च स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में हम वहां पर पीरे हमने लगाए हैं, कैमरा ट्रैप भी लगाए हैं और ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी हमारी टीम वहां पर है, तथा विभागीय शूटर भी हमारे वहां पर तैनात किए गए हैं, अंतिम विकल्प रूप में उसको हमें अगर मारना पड़ा तो। इस क्रम में कुछ क्षेत्रवासी भी हमारे यहाँ अभी बाहर धरने के रूप में बैठे हुए हैं, तथा उनकी कुछ मांगे हैं जिनके संबंध में उच्च स्तर को पत्र प्रेषित कर दिया गया है, तथा अग्रेतर कार्रवाई जैसे ही हमें आगे के आदेश प्राप्त होंगे हम करते रहेंगे। यही तो बड़ा दुर्भाग्य है सर कि हम डीएफओ पौड़ी साहब की बातों में आ गए। हमने उनकी बात रख ली कि उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उसी दिन उन्होंने जॉय वकील को बुला दिया और 11 बजे रात को जॉय वकील साहब वापस चले गए। इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट शूटर की अनुमति है, जबकि हमें दिखाया गया कि इसमें देखिए कहीं भी विभागीय शूटर नहीं लिखा हुआ है, मतलब कोई भी शूटर मार सकता है। तो हम उसमें आ गए। हमने कहा ठीक है, लेकिन कल सुबह हमें जब पता चलता है कि प्राइवेट शूटर की कोई अनुमति ही नहीं है, तो हम कल शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ इनके द्वारा बोला जाता है कि प्रेस को मत बताइएगा, ये मत करिएगा, कि हम किसी तरह इस मामले को दबा के रखें। हम उस चक्कर में चुप हो जाते हैं। फिर इन्होंने शाम को 5 बजे मैं इनको फोन करता हूँ, ये कहते हैं मुश्किल से आधे 1 घंटे में परमिशन आ जाएगी। आज सुबह अभी आपके सामने ये कह रहे हैं कि यहाँ से कोई लेटर लग गया। क्या चीफ इंजीनियर मिश्र जी कह रहे हैं, आपकी उसमें रिकॉर्डिंग में वन संरक्षक महोदय वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई लेटर ही नहीं आया। रुड़की न्यायालय परिसर से एक बड़ी लापरवाही का मामला जो है वो सामने आया है। पिरानकलिया थाना क्षेत्र के रहमतपुर निवासी नीरज गोस्वामी, जो चेक बाउंस प्रकरण में दोषी ठहराए गए थे, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद कोर्ट और पुलिस कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो गए। नीरज को अपर प्रमुख न्यायालयिक मजिस्ट्रेट में अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उसे 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट महरीर द्वारा बाहर ले जाने के दौरान नीरज मौके का फायदा उठाकर न्यायालय परिसर से भागने में सफल रहा। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और भीड़ के बीच उसका पीछा किया गया। कोर्ट से महिला कांस्टेबल ने पुलिस कंट्रोल रूम को शाम लगभग 6 बजे सूचना दी है कि नीरज फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसपी देहात शेखर संसरियाल ने कई टीमों को यहां दोषी को संभावित ठिकानों पर दबिश देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही नीरज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस गंभीर घटना में कोर्ट परिसर को सुरक्षित व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि रुड़की क्षेत्र में कानून व्यवस्था की पकड़ भी लगातार कमजोर होती जा रही है। तो रामनगर में 20 वर्षीय युवक समीर उर्फ लक्की की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए घटना पर खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के प्रमुख आला कत्ल भी बरामद किए। मामले के आपको बता दें, मृतक के भाई रिजवान की तहरीर पर यहां कोतवाली रामनगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। पूछताछ में सामने आया है कि मृतक समीर और आरोपी नीरज दोनों नशे के आदी थे। घटना वाली रात नशे की मात्रा को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघटी क्षेत्र में पाया गया है।
उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की, जो मृतक है जो शिनाख्त वो समीर और लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली। और इसमें सीओ रामनगर सुमित पांडे जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो रामनगर इंस्पेक्टर हैं इनके नेतृत्व में टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका, तो उस झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस में।